हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, हिल गार्डन से वापस आने के बाद तांग सांग मेयर के साथ में मिलकर फॉर्मेशन को रेडी करना स्टार्ट कर चुका था और इसे लिंक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टाइम क्रोकोडाइल का ब्लड भी मिलता है इसके ब्लड फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, जो कि ऑक्शन में सेल भी किया जाएगा। अब आगे इस आइटम के बाद लाइन मास्टर होस्ट को चेंज कर दिया जाता है और इसके जगह पे एक ब्लू फॉक्स गर्ल आ जाती है ऑक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद काफी आइटम्स आते हैं। तांग संग देखता है कि एक टियान यांग फ्रूट भी आया है, जो कि एक फायर टाइप यूजर को एक गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है और ये आइटम 10,000 एलिमेंटल कॉइन पे सेल होता है। टाइम बीतता जाता है और हाफ डे पास हो चुका है। मेयर भी तांग संग से एक्सकैलिबर शॉट को लेकर पूछते हैं इस बारे में। इस पर तांग संग कहता है, डोंट वरी टीचर, मैं हैंडल कर सकता हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है। तांग संग जानता है कि इनके पास में पैसे का कमी है, तो फिर इन्हें आइटम्स को केयरफुली चूज करना है और साथ ही ये जानता है कि इसके टीम में सिर्फ वो भी इनके पास ही काफी अच्छा ब्लड कंसंट्रेशन भी है और इस तरह के ब्लड कंसंट्रेशन से वो 9th ईयर पे भी जा सकता है, मगर दूसरे नहीं जा सकेंगे। इस कारण से ये भी यहाँ पे ऑक्शन में आया है। ये ऑक्शन में से होने वाले ब्लड लाइन पे फोकस करना चाहता है और हायर ग्रेड ब्लड लाइन को हासिल करना चाहता है। ब्लड लाइन का भी ऑक्शन स्टार्ट होता है और जो तांग संग को चाहिए ये अपीयर होता है। गोल्डन रोको ब्लड का ब्लड लाइन आता है और ये 9th ईयर के पीक के रोको ब्लड का ब्लड लाइन है। ये टोटल 10 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लाइन है और इसका स्टार्टिंग प्राइस से 300 एलिमेंटल कॉइन रखा जाता है। तांग संग पहले से ही काफी टाइम से ब्लड लाइन पे रिसर्च करता आ रहा है और ये जानता है कि अगर एक्सटर्नल मेथड से सेम ब्लड लाइन को यूज किया जाए तो फिर ब्लड कंसंट्रेशन भी इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब कि दूसरे को ब्लड को लेकर अपने बॉडी में डालना। लेकिन इसके अलावा एक और रास्ता भी है और वो है ब्लड को प्यूरिफाई करना अपने अंदर में, जो कि तांग संग अपने फ्रेंड पे पहले भी ट्राई कर चुका है और इसके कारण से इसके फ्रेंड का कल्टीवेशन भी इंक्रीज किया था। इधर इस ब्लड लाइन का प्राइस 700 एलिमेंटल कॉइन पे चला जाता है। फिर मेयर बिडिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर चैंगजी इस ब्लड लाइन से इंप्रूव करती है फिर इसे तांग संग को भी बेनिफिट मिल सकता है। प्राइस बढ़कर अब 800 तक चला जाता है। तांग संग मेयर को 1000 तक बिड करने को कहता है, मगर फिर भी कुछ और भी बिड कर ही रहे होते हैं। 1001, 1002 ये सुनकर मेयर अब 1100 तक का बिड कर देते हैं। इस बार ऑडियंस में भी कोई और बोल नहीं रहा और रोको ब्लड का ब्लड लाइन भी काफी अच्छा है, मगर ये सिर्फ 9th ईयर के पीक पे ही है। इसका प्राइस ओरिजिनल प्राइस से काफी ज्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। इन दी एंड इस प्राइस पे मेयर को सेल कर दिया जाता है। इस बार मेयर टोटल 3000 एलिमेंटल कॉइन को लेकर अपने साथ में आए हैं और इसमें से ये अभी 1100 को खत्म कर चुके हैं। इन्हें ये फॉर्मेशन को सेल करने से मिला है, जबकि हेल गार्डन में दुबई और तांग संग का फॉक्स साइड लेवल अप हो चुका है। तो अब S5 और चैंगजी का प्रॉब्लम ही सॉल्व करना रह जाता है। जबकि ये ब्लड लाइन इन्हें मिल चुका है, फिर इनका भी मिशन कंप्लीट हो चुका है। बचे हुए एलिमेंट कॉइन से ये यहाँ पे ज्यादा गुड आइटम को तो नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट आइटम रिचन एम्पायर से है। पीक ऑफ 9 ट्री के स्पिरिट ट्री का ब्लड लाइन है और ये 2nd ग्रेड का ब्लड लाइन है। इसमें स्पिरिचुअल पावर भी होता है। इसे स्पिरिट मास्टर भी कहते हैं। इसका ब्लड यूज करने पे सेम ब्लड लाइन यूजर को प्रमोट भी कर सकता है। ये सुनकर तांग संग इसमें काफी इंटरेस्टेड हो जाता है। इसका ब्लू सिल्वर एम्पर अभी भी 3rd ग्रेड ब्लड लाइन पे है। लास्ट टाइम ये हेल गार्डन में ही अपग्रेड हुआ था 4th से 3rd ग्रेड पे। तांग संग के पिछले लाइफ में ब्लू सिल्वर एम्पर सभी प्लांट से कम्युनिकेट कर पाता था और उससे एनर्जी को भी खींच पाता था। इधर जैसे इस आइटम का बिडिंग स्टार्ट होता है, तांग संग समझ जाता है कि ये इसे खरीद नहीं सकेगा। ये टोटल 2000 एलिमेंटल कॉइन पे सेल होता है। नेक्स्ट अब जो भी आइटम है ये तांग संग के रेंज के ऊपर का है। अब तो गॉड लेवल आइटम भी आना शुरू हो चुका है। काफी गुड आइटम्स आते हैं। वेपन को रिफाइन करने का भी आइटम्स आता है। अब आज का दिन खत्म होता है और नेक्स्ट डे लास्ट 3 ऑक्शन को किया जाता है। नेक्स्ट डे जब सभी आते हैं, फिर जो भी इसमें बिडिंग करने वाले हैं ये सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। जब ये बिडिंग स्टार्ट होता है, फिर तांग संग फील कर सकता है कि कुछ काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है। सभी काफी सीरियस हो जाते हैं और यहाँ पे एयर भी चेंज होता है। तांग संग फील कर सकता है कि एयर में लग भी चेंज हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये आइटम ग्रेट स्काई फॉक्स डीमन एम्पायर की तरफ से आया है। सभी को पता है कि एक ग्रेट डीमन किंग के लेवल पर जाने के लिए 11th ईयर के थंडर ट्रिब्यूलेशन को पार करना होता है। ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि कुछ तो एक्सटर्नल हेल्प का भी यूज करते हैं इसे डिफीट करने के लिए। ये आइटम सच में ग्रेट स्काई फॉक्स डीमन एम्पायर से आया है। इसे स्टोन ऑफ रिफ्यूज भी कहा जाता है। हेवनली ट्रिब्यूलेशन के टाइम पे अगर कोई इसमें फेल होता है, फिर ये आइटम उसे अपने ओरिजिनल पावर को सेव करने में हेल्प कर सकता है और वो इस टाइम पे मारा भी नहीं जाएगा। ये आइटम एक नेकलेस की तरह दिखता है। इसे स्टोन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जा सकता है। इसमें सिल्वर कलर का स्टोन भी लगा हुआ है। इसे देखकर तांग संग को कुछ याद आता है और ये कहता है ये तो हेल गार्डन के सेंटर में जो लोटस था उसमें ये था। ये लोटस सीड है। ये लोटस सीड सच में हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पास करने में हेल्प कर सकता है। कौन सोच सकता था। इसका स्टार्टिंग प्राइस से 3000 एलिमेंटल कॉइन को रखा जाता है। मेयर कहते हैं ये आइटम सभी के लिए यूजफुल है, मगर हम इसे खरीद भी नहीं सकेंगे। सडनली एक आवाज आता है 10,000 एलिमेंटल कॉइन। तांग संग भी समझ जाता है कि इस लास्ट डे में काफी
काफी सारे डिमन किंग आए हैं ब्रीडिंग करने के लिए, और इस जैसे आइटम तो इन्हें ही काम आने वाला है। ब्रीडिंग अब तक 12,000 तक चला जा चुका है। दो डिमन किंग ये आपस में फाइट कर रहे होते हैं ब्रीडिंग वार। एक प्राइस को इंक्रीज करता तो फिर दूसरा प्राइस को इंक्रीज कर देता, और इस तरह से ये अब तक 30,000 ब्रीडिंग तक जा चुका है। इधर तांग संग ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज है। इन दोनों डिमन किंग के फाइट में प्राइस तो आसमान छू चुका है। सडनली प्राइस फिर से बढ़ जाता है और इस बार ये बढ़कर 50,000 एलिमेंटल कॉइन तक चला जाता है। और जो इस बार इस प्राइस को बढ़ाया है, इसके आवाज को सुनकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये आवाज क्रिस्टल डिमन एम्परर का है। इनका आवाज को सुनकर सभी ऑडियंस भी शांत हो जाते हैं। जबकि ये ब्रीडिंग कर रहे हैं तो फिर कोई भी अब ब्रीडिंग नहीं करता और अब ये आइटम इनका हो जाता है। आज क्रिस्टल डिमन एम्परर यहाँ पे पर्सनली आए हैं इस ऑक्शन में। इन्हें देखकर दूसरे भी बात करने लगते हैं कि क्रिस्टल डिमन एम्परर अपने सक्सेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, शायद इसलिए भी ये आइटम को खरीद भी रहे हैं। इस आइटम के बाद नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है और सेकंड आइटम यहाँ पे लेकर आया जाता है। इस आइटम से काफी ज्यादा लाइफ एनर्जी को फील किया जा सकता है। ये फील कर तांग संग समझ जाता है कि ये रीजन एम्पायर से ही आया है, एक प्लांट टाइप ट्रेजर। फॉक्स गर्ल कहती है ये ट्रेजर एम्परर टियान यांग से आया है, जो कि रीजन एम्पायर के एम्परर भी है। ये एक लीफ है। टियान यांग एम्परर का ब्लड लाइन म्यूटेट हो चुका है। इनका ब्लड लाइन को कॉपी नहीं किया जा सकता है और इनका ब्लड लाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है जिन वही फैमिली में। अगर तांग संग उतना अमीर होता तो फिर ये इस तरह का आइटम को ये जाने नहीं देता। इससे पहले वाला आइटम 50,000 में सेल हुआ था, ये पता नहीं कितने में सेल होगा। इसका स्टार्टिंग प्राइस 10,000 एलिमेंटल कॉइन रखा जाता है। स्टार्ट होते ही अब ये प्राइस 20,000 तक पे चला जाता है। इस तरह का आइटम हर कोई लेना चाहता है। तांग संग इस टाइम पे इस बार ये क्रिस्टल डिमन एम्परर के आवाज को नहीं सुनता। तांग संग उस टाइम पे काफी ज्यादा केयरफुल था कि जिंगजिंग के बारे में कहीं ये फील ना कर ले। ये अपने ऑरा को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ है और शांत होकर सभी थिंग्स को देख रहा है। इस टाइम पे तांग संग स्काई फॉक्स डिमन एम्परर के आवाज को सुनता है और ये भी यहाँ पे आ चुके हैं। तांग संग जानता है कि ये काउंसिल के हेड है और ये सभी थिंग्स को कंट्रोल करते हैं। ये एक समय के लिए क्रिस्टल डिमन एम्परर से पंगा तो ले सकता है, मगर ये कभी भी स्काई फॉक्स डिमन एम्परर से कभी भी पंगा ले नहीं सकता है। स्काई फॉक्स डिमन एम्परर के आने के कारण से सभी यहाँ पे शांत हो जाते हैं। ये आइटम भी इन्हें ही चला जाता है। इस आइटम के बाद नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है। जबकि अब तक दो काफी कीमती ट्रेजर आ चुका है, फिर लास्ट वन सभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये सबसे कीमती ट्रेजर होने वाला है। ब्लू फॉक्स गर्ल आगे आती है और कहती है जब ये आइटम ऑक्शन में आया था फिर इसके पावर से मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। ये सिर्फ एक 9th ईयर लेवल का ही आइटम है, मगर इसका पावर कोई भी कम समझ नहीं सकता। ये इस आइटम को सभी को शो करती है। एक सिल्वर कलर का डिस्क सभी को दिखता है। सभी ये देखकर कहने लगते हैं बस एक 9th ईयर का प्रोडक्ट है और वो भी इसे लास्ट में सेल किया जा रहा है, क्या बकवास है। फॉक्स गर्ल कहती है ये एक एरे है। सभी अब तक स्पिरिट गैदरिंग एरे से फेमिलियर हो चुके होंगे, मगर ये एरे उससे काफी ज्यादा अलग है और ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हमने पता किया इस बारे में, ये हमारे एरा से बिलोंग नहीं करता। ये कहती है मैं सबको इस प्रोडक्ट का एक डेमो दिखाती हूँ और ये इसे एक्टिवेट करके दिखाती है और कहती है ये एक टाइम कंट्रोल फॉर्मेशन है। हमने पता किया है ये टाइम क्रोकोडाइल फैमिली से नहीं आया। ये फॉर्मेशन टाइम को कंट्रोल कर सकता है। टाइम को ये स्लो और फास्ट दोनों कर सकता है, मगर इसका पावर सिर्फ 9th ईयर तक ही सीमित है। फॉक्स गर्ल कहती है ये आइटम स्टोन ऑफ रिफ्यूज से या फिर टियान यांग लीफ से अच्छा नहीं है, मगर ये काफी यूनिक आइटम है। अगर ये एक वीक मॉन्स्टर के हाथ में आ जाए तो फिर वो इसके साथ में एक पावरफुल मॉन्स्टर का भी सामना कर सकता है। ये वही फॉर्मेशन है जो तांग संग ने बनाया है और इसे यहाँ पे ऑक्शन भी किया जा रहा है। तांग संग इसे बनाने के बाद लिंक्सी चेंबर ऑफ कॉमर्स को दे दिया था इसे यहाँ पे ऑक्शन कराने के लिए। जब जीरान ने तांग संग को टाइम क्रोकोडाइल का ब्लड दिया था, ये 15 ड्रॉप्स दिया था और इसका टोटल कीमत 2000 एलिमेंटल कॉइन था। इस ऑक्शन में उस ब्लड से बना हुआ फॉर्मेशन का स्टार्टिंग प्राइस 3000 एलिमेंटल कॉइन पे रखा जाता है, जो कि काफी बेस्ट है। तांग संग जानता है कि ये फॉर्मेशन जो भी प्राइस में सेल होगा उसका एक काफी बड़ा प्रॉफिट मास्टर ऑफ फॉर्मेशन को मिलने वाला है। ऑक्शन स्टार्ट होता है और अब इसका प्राइस इंक्रीज करने लगता है, 5000 तक चला जाता है। ऑक्शन में इस फॉर्मेशन का मास्टर का नाम नहीं लिया जाता, ये सिर्फ लिंक्सी चेंबर ऑफ कॉमर्स का ही नाम लेते हैं, जिसके नाम पे ये सेल भी हो रहा है। इससे इनका ही रिप्रोडक्शन इंक्रीज करने वाला है। अब कुछ समय में ही इसका प्राइस 10,000 तक में चला जाता है। अगर लिंक्सी डियर अगर ये गॉड लेवल के टाइम क्रोकोडाइल के ब्लड को प्रोवाइड करते तो फिर इसका कीमत अभी कुछ और ही होता। इधर एक प्राइवेट केव में लिंक्सी डियर बैठे होते हैं, इसमें जीरान भी है और जीरान का मास्टर भी यहाँ पे आए हुए हैं, जिसे ये मैनेजर भी कहता है। अब ये मैनेजर इसके प्राइस को इंक्रीज करने को कहते हैं और ये कहते हैं 20,000 तक में इंक्रीज कर देने को। अगर ये आइटम ये खरीद लेते हैं फिर भी इन्हें लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम इस आइटम को ऑक्शन में सेल कर सकते हैं और उस टाइम पे इस आइटम का प्राइस 20,000 हो जाएगा। जबकि इस टाइम पे से 20,000 पे खरीदा जा रहा है तो फिर इस जैसा आइटम कोई और नहीं बना सकता है, तो फिर इन्हें काफी प्रॉफिट होने ही वाला है। मगर इधर प्राइस अभी भी इंक्रीज करता ही रहता है। 26,000, 27,000, 28,000, 30,000 तक पे चला जाता है। प्राइस अभी भी इंक्रीज ही कर रहा है। एक और मॉन्स्टर बोली लगाता है 33,000 तक। ये देखकर मैनेजर कहते हैं फॉर्मेशन मास्टर के पास में न्यू टाइप ऑफ ब्लड लाइन को सेंड कर दो रिसर्च करने के लिए, ये काफी प्रॉफिटेबल रहने वाला है। फाइनली 36,000 पे ये सेल हो जाता है। तांग संग भी ये देखता है और कहता है ये काफी ज्यादा हाई प्राइस पे सेल हुआ है। खास करके इसे बनाने में तांग संग को सिर्फ
एक ड्रॉप ऑफ टाइम क्रोकोडाइल का ब्लड ही यूज करना पड़ा है। इधर मेयर भी कहते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इतना ज्यादा पैसा एक बार में नहीं देखा होगा। तांग संग ने शांत होने को कहता है। इस टाइम पे जो इस टाइम एरो को खरीदा है ये टोंग टियान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ है। ये भी जानते हैं कि ये टाइम फॉर्मेशन उतना कुछ खास नहीं है, मगर इसके रिसर्च में ही मेन थिंग छुपा हुआ है। अगर ब्लड से ये पावरफुल बन सकता है फिर इसमें प्लांट बेस्ड ब्लड लाइन भी ऐड किया जा सकता है। ब्लड लाइन एरो का मतलब है कि इस एरो को कैरी करना और एक मॉन्स्टर अपने ब्लड लाइन के साथ में एक दूसरे मॉन्स्टर के ब्लड लाइन को भी यूज कर सकता है। और इसमें अगर फर्स्ट ग्रेड ब्लड लाइन को ऐड कर दिया जाए तो फिर इस दौरान इसका पावर भी डिफरेंट लेवल पे ही चला जा सकता है। जबकि लास्ट आइटम सेल हो चुका है, फिर आज का ऑक्शन यहीं पे खत्म होता है। तांग संग और मेयर ये दोनों ही अभी भी अपने बिडिंग रूम में ही होते हैं और ये रेस्ट करने लगते हैं जब तक कि नेक्स्ट ऑक्शन को स्टार्ट नहीं किया जाएगा। तांग संग अब बैठकर थोड़ा मेडिटेट करने लगता है और जिंग जिंग ब्रांड को ये फील करता है ये अभी भी सो ही रही है। तांग संग सोचता है कि आज स्काई फॉक्स डिमन एम्परर भी आया था, अच्छा हुआ कि उसने तांग संग का डिवाइन पावर को फील नहीं किया। थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद तांग संग अब ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करता और ये मी गोंजी के बारे में सोचता है कि वो अब बाहर आ चुकी है। लगता है कि कैरी सिटी में जाने का टाइम भी आ चुका है। ये जानता है कि अगर जिंगफंग डिमन एम्परर वापस से कैरी सिटी में अटैक करते हैं फिर इस बार पीकॉक डिमन किंग भी इन्हें रोक नहीं सकेंगे और तब प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इधर कैरी सिटी में मी गोंजी अपनी मदर से मिलने जाती है इसके शॉप में और यहाँ पे आकर ये कहती है मॉम मैं सुरा और टांग संग इन दोनों में से किसी को भी ढूंढ नहीं पा रही हूँ, दोनों में से कोई भी नहीं है और ना ही मेयर भी है। इस पे ये कहती है मेयर अभी हेडक्वार्टर में गए हुए हैं, उन्होंने काफी सारे फॉर्मेशन को सेल किया है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी प्रॉफिट भी हुआ है और इस कारण से वो अब ब्लू रैंक पे भी चले गए हैं। तुम्हारे कल्टीवेशन का टाइम पे काफी टाइम है तांग संग यहाँ पे शॉप में आया करता था। मेयर कहा करते हैं कि ये बच्चा काफी ज्यादा टैलेंटेड है। मी गोंजी कहती है मॉम फादर ज्यादा समय के लिए बचने वाले नहीं है, शायद वो 3 साल में ही मर जाएंगे, क्या आप उनसे मिलने जाने वाली नहीं हो। इस पे सुकुन कहती है तुम अभी काफी थिंग्स के बारे में नहीं जानती हो, वो गुड पर्सन नहीं है, अगर वो तुम्हें सिखाना चाहता है फिर तुम उससे जरूर सीखो मगर उसके बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। इस पे मी गोंजी कहती है मॉम मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और ह्यूमंस के लिए एक बेटर प्लेस को बनाने में भी हेल्प करूंगी। इतने में विंडो से कोई आता है और इसे देखकर सुकुन भी काफी सरप्राइज होती है। ये जिंगफिंग डिमन एम्परर है और ये कहता है मैं काफी जल्दी वापस आने वाला हूँ और उस टाइम पे मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम है, अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम को एंसेस्टर कोर्ट में सॉल्व करना है। सुकुन कहती है अगर तुम उस टाइम पे अगर आओगे तो तुम मेरे डेड बॉडी को ही लेकर जा सकते हो। ये सुनकर ये कहता है पीकॉक डिमन किंग नहीं बचने वाला है, वो काफी इंजर हुआ था मुझसे फाइट करने के दौरान में, तुम चाहो या ना चाहो मगर तुम मेरे साथ में आने वाली हो। जिंगफिंग डिमन एम्परर कहता है अगर तुम नहीं आना चाहती हो और तुम्हें प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है तो फिर तो इसका क्या होगा। ये मी गोंजी की ओर देखकर ये कहता है और बोलता है नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा उस टाइम पे कोई भी पीकॉक डिमन रेस में नहीं बचने वाला है। ये सुनकर सुकुन कहती है अगर ऐसा है तो फिर सभी को किल कर दो, किसी को भी मत छोड़ना। ये काफी गुस्से में ये बात को कहती है। इस तरह का रिएक्शन तो जिंगफिंग डिमन एम्परर भी उम्मीद नहीं कर रहा था। इधर एंसेस्टर कोर्ट में अब थिंग्स शांत भी होने लगता है। ऑक्शन के बाद से तांग संग के लिए सबसे बिगेस्ट ट्रेजर वो स्टोन ऑफ रिफ्यूजी और लीफ ऑफ टियांग था जिसे ये ले भी नहीं सका है। लेकिन एक बात तो इसे पता चल गया है कि ये स्टोन ऑफ रिफ्यूज ये लोटस सीड से बनते हैं। अगर तांग संग को टियांग का लीफ मिल जाता तो फिर ये उसके ब्लड को हासिल कर पाता और इसके कारण से ब्लू सिल्वर एम्परर भी इवॉल्व हो पाता। हालांकि ये कर भी क्या सकता है जबकि ये थिंग इतना ज्यादा कीमती होते हैं। तो फिर जबकि ऑक्शन का एक पार्ट खत्म हो चुका है फिर नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने का भी बेल अब बच जाता है और इस बार स्टेज आइटम को सेल किया जाएगा। ऑक्शन स्टार्ट होता है और फर्स्ट आइटम को लेकर आया जाता है एक ऑरेंज बोतल। इसके अंदर में स्पिरिट है और स्पिरिट ये प्लांट से डिफरेंट होते हैं। इनमें प्लांट से 1000 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर कोई इसे सॉल्व करता है फिर वो अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को इंक्रीज कर सकता है। बिडिंग स्टार्ट होता है और इसका प्राइस भी इंक्रीज करना स्टार्ट होता है 600 से 700। हालांकि ये प्राइस अभी भी स्लो ही चल रहा होता है फिर भी तुरंत ही ये 1000 पे चला जाता है, फिर ये 1200 पे और फिर 1300 और फिर 1500 से ज्यादा इसका बोल ही नहीं लगता और ये 1500 पे ही सेल हो जाता है। इस आइटम को तांग संग ने लिया है। तांग संग कहता है लगता है कि लक मेरे साथ में, ये अच्छा है कि इस तरह के आइटम मैं ले सका हूँ। सेकंड आइटम एक मिनरल ओर है, इसे ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है। ये टोटल 2 मीटर बड़ा ब्लैक स्टोन है। ये मेटल काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस 300 एलिमेंटल कॉइन रखा जाता है। ब्लैक स्टोन ये फेरी कॉन्टिनेंट में काफी अनकॉमन है। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है। इस स्ट्रेंज आइटम के ऑक्शन में जो लोग आते हैं ये काफी केयरफुल होते हैं कि ये हाई प्राइस में कोई बेकार आइटम को खरीद ना ले। इस कारण से भी यहाँ पे ज्यादा प्राइस नहीं है। तांग संग वापस से 300 कॉइन को बिड करता है। कोई भी इस ब्लैक स्टोन के लिए बिड नहीं करता और ये आइटम तांग संग को चला जाता है। नेक्स्ट आइटम एक तरह का मीटरॉइड है जो कि स्काई से गिरा था और ये एक एग है जिसके अंदर में लाइफ भी होने का पॉसिबिलिटीज है। हालांकि इसमें तांग संग कम ही इंटरेस्टेड होता है और इस अंडे को काफी हाई प्राइस में सेल किया जाता है। तांग संग इससे बैड लक को फील भी कर सकता था और इस कारण से ये इससे दूर भी रहता है। इसके अंदर में मॉन्स्टर निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो कोई नहीं जान सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आइटम को कॉल किया जाता है। ये काफी छोटा है। इस आइटम को अपने सिर पे बैठकर देखना भी पॉसिबल नहीं है। तांग संग अपने पर्पल डिमन आई का यूज करता है और इसे निडल से दिखते हैं। ये ट्रेजर
रेड फॉक्स क्लैन से आया है और इसे फॉक्स टेल रेलिक भी कहा जाता है। इसके यूज से कोई भी अपने नर्व्स में ह्यूज प्रेशर को फील नहीं करेगा ब्लड एब्जॉर्प्शन के टाइम पे। नर्व्स में एनर्जी भी स्मूथली फ्लो करेगा। ये काफी रेयर ट्रेजर है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1000 एलिमेंटल कॉइन रखा जाता है। तांगसंग इस निडल में गोल्डन कलर ऑफ लक एनर्जी को देख सकता है और गोल्डन कलर लक एनर्जी ये सिर्फ तांगसंग अपने ऊपर ही देखा है और इस कारण से ये भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट करता है 1000 से 1100 फिर 1200। तांगसंग भी इसका प्राइस को इंक्रीज करता है और ये 1800 तक में बिड करता है। यह सुनकर एक फॉक्स क्लैन से 2100 तक में बिड कर देता है। ये जानता है कि सीट नंबर 336 पे जो भी बैठा है इसने कल ही लायन क्लैन के शॉट को लिया था और ये मेरे फॉक्स रेलिक को भी लेना चाहता है और ये फॉक्स मॉन्स्टर ऐसा नहीं होने देना चाहता है। इधर तांगसंग ये देखकर 2300 तक में बिड कर देता है, लेकिन ये फॉक्स डीमन अभी भी प्राइस को इंक्रीज ही कर रहा है और अब ये 2800 तक में चला जाता है। इधर तांगसंग 3000 तक में बिड कर देता है। 3000 प्राइस जाने के बाद ऑडियंस भी अब साइलेंस हो जाती है। इधर ये फॉक्स डीमन भी हमें बिड करना बंद कर देता है। ये आइटम दूसरे के लिए उतना ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकता, मगर तांगसंग के हाथों में ये कमाल करके दिखा सकता है। मेयर तांगसंग से इस बारे में ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करते। इसने इस आइटम के लिए इतना ज्यादा क्यों स्पेंड किया है, ये अपने डिसाइपल पर विश्वास करने का डिसाइड करते हैं। जबकि तांगसंग के कारण से ही ये 30,000 एलिमेंट कॉइन को अर्न कर सके हैं। तो फिर टाइम पास करता जाता है और अब शाम हो चुका है। लास्ट आइटम का भी बारी आ जाता है। इस आइटम के आते ही फॉक्स गर्ल का भी जुबान लड़खड़ाने लगता है और ये सही से बोल भी नहीं पा रही, जैसे कि ये काफी स्लो और टूटा फूटा बोल रही है, जैसे कि ये तोतली हो चुकी है। और ऐसा लगता है कि ये आइटम के कारण से ही इसके ऊपर ऐसा इफेक्ट भी हो रहा है। ऑडियंस भी इस आइटम को देखकर शांत हो जाते हैं। कोई भी बिड नहीं कर रहा। डीमन एम्परर भी इस आइटम के ओरिजिन के बारे में समझ नहीं सके हैं और न ही इसे स्टडी भी कर सके हैं। टाइम क्रोकोडाइल भी इस आइटम में काफी इंटरेस्टेड है, मगर इनके पास इतना ज्यादा फंड नहीं है कि ये इसे ले भी सके। ये 5000 से ही इसका स्टार्टिंग प्राइस रखा जाता है सेल करने के लिए। तांगसंग इस स्टोन को देखता है और ये कहता है इस प्लेन में कोई भी नहीं जानता है कि ये स्टोन क्या है, मगर मुझे पता है ये क्या है। ये एक स्लगिश स्टोन है। इसे स्लो स्टोन भी कहा जाता है। ये गॉड रेल्म से बिलोंग करता है। तांगसंग सोचता है कि यहाँ पे इसका होना पॉसिबल ही नहीं। इस कारण से भी तांगसंग काफी सरप्राइज होता है। गॉड रेल्म में वहाँ पे ये स्टोन को यूज किया जाता था टाइम रेगुलेट करने के लिए। ये स्टोन एक डीमन एम्परर के हाथ में बेकार है, मगर तांगसंग के हाथ में ये काफी चमत्कार करके दिखा सकता है। इस टाइम पे तांगसंग को ये चाहिए होता है, मगर ये फिर डर भी रहा होता है कि अगर कोई डीमन एम्परर इस स्टोन को देखकर बिड करना स्टार्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। इधर फॉक्स गर्ल कहती है अगर कोई इस आइटम के लिए बिड नहीं करना चाहता है फिर हम इसे सेल नहीं कर सकेंगे। ऑडियंस से कोई भी इस टाइम पे बिड नहीं कर रहे होते और ये काउंट करना स्टार्ट कर देती है 1 2 और फिर जैसे ही ये 3 कहने वाली होती है तांगसंग अपना बोली लगा देता है। जबकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट को शो नहीं कर रहा था, ये आइटम अब तांगसंग का हो जाता है और अब तक टोटल तांगसंग 10,000 एलिमेंटल कॉइन को खर्च कर चुका है। इस ऑक्शन में आइटम्स को खरीदने के लिए तांगसंग अब जीरान को कांटेक्ट करता है और इसे कहता है ब्रदर कल के टाइम फॉर्मेशन का पैसा अगर मिल पाता तो फिर इस ऑक्शन में मैंने मास्टर लू के बताए हुए जो प्रोडक्ट को मैंने खरीदा है उन्हें मैं चेकआउट करा पाऊंगा। ये सुनकर इस पे जीरान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब कहोगे तब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। तांगसंग कहता है ठीक है, मैं मास्टर लू की तरफ से इन आइटम्स को खरीद रहा हूँ, बिलिंग मेरे नाम पे ही करवा दो। तांगसंग अब जीरान के साथ में जाने लगता है। इधर ऑक्शन टेबल पे एक और स्टोन को लाया जाता है और इस बार ये स्टोन एक ड्रैगन के बड़े से हड्डी के जैसा दिख रहा है। ये एक रियल में बोन है और वो भी काफी बड़ा सा है। ये एक सी ड्रैगन क्लैन का बोन है। ये एक सी ड्रैगन क्लैन से बिलोंग करने वाला एक ड्रैगन का बोन है। सी क्लैन में जो सबसे स्ट्रॉन्गर ड्रैगन है वो इसका बोन है। इस टाइम पे से देखकर ऑडियंस भी बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इस बार ये भी पीछे नहीं रहते। तांगसंग भी इसमें इंटरेस्टेड हो जाता है, लेकिन तुरंत ही इसका प्राइस इंक्रीज कर 10,000 से भी ऊपर चला जाता है। इन दी एंड इसे 16,000 पे सोल्ड किया जाता है। इस आइटम के बाद एक और आइटम को लेकर आया जाता है, एक आइस एट्रीब्यूट का आइटम। इसके आते ही यहाँ का टेम्परेचर भी काफी ड्रॉप कर जाता है। ये आइटम फॉर्मर आइस डीमन एम्परर के पास में हुआ करता था स्काई आइस क्लैन में और इनका क्लैन को स्काई आइस भी कहा जाता है। जब से स्काई क्लैन के ग्रेट डीमन एम्परर मारे गए हैं इनका क्लैन भी काफी बुरी हालत में है। ये आइस आइटम एक थ्रोन की तरह भी दिख रहा है। इसे देखकर कहा जा सकता है कि ये आइस क्लैन के पैलेस से आया है। इसका मतलब है कि जो अभी आइस गर्ल वहाँ पे इंचार्ज है इनका क्लैन काफी बुरी हालत में है और वो अपने क्लैन को सपोर्ट करने के लिए इसे सेल भी कर रही है। इस जैसे कीमती आइटम को सेल करने को भी रेडी है। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 10,000 एलिमेंटल कॉइन रखा जाता है। तांगसंग इसे दूर से ही देखता है और देखता है कि आइस गर्ल का कल्टीवेशन भी ज्यादा नहीं है, ये डीमन किंग के लेवल पे ही है और आइस ट्रांसफॉर्मेशन ये 3rd ग्रेड का ब्लड लाइन है। तांगसंग ये देखकर अब सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये एक लंबी सांसें लेता है। आइस गर्ल को एक मैसेज सेंड करता है इसके माइंड में और कहता है इस आइस थ्रोन को सेल मत करो, मैं तुम्हारे क्लैन को रिवाइव करने में हेल्प कर सकता हूँ। इस तरह का ट्रांसमिशन तो डिस्कवर नहीं होगा। तांगसंग फुल इस बात का ध्यान रखा है। तांगसंग अपने हाथ में एक आइटम को निकालता है और इसे एक रे ऑफ लाइट भी निकलता है और इससे डिवाइन पावर भी निकलता है और ये डिवाइन पावर को आइस गर्ल फील कर लेती है और ये फील कर ये भी काफी सरप्राइज है और ये तुरंत ही अपना डिसीजन ले लेती है और ये कहती है ये आइटम सेल नहीं होने वाला है। तुरंत ही अब ये आइस थ्रोन मेल्ट होकर गायब हो जाता है स्टेज पे से। ये देखकर फॉक्स गर्ल भी काफी हैरान होती
जाती है। तांग संग भी इधर रुकता नहीं है और ये मेयर को सिग्नल दे देता है और उन्हें भी निकलने को कहता है। ज्यादा रुकना यहाँ पे अब सही नहीं है। इधर ऑडियंस भी काफी सरप्राइज होती है। जबकि ये आइटम नहीं रहा तो फिर आज का बिडिंग भी खत्म हो जाता है इसके साथ में। जबकि आइस गर्ल अपने आइटम को वापस ले चुकी है तो फिर मगर इसका 1000 एलिमेंटल कॉइन तो चला गया जो इसने डिपॉजिट किया था। जबकि ये अपने आइटम को सेल नहीं कर रही है तो फिर तांग संग आइस गर्ल को अपना मेयर टोकन को शो किया था जो कि इसे क्रिस्टल डीमन एम्परर से भी मिला था। ये टोकन ही प्रूव करता है कि तांग संग के पीछे किस तरह का फोर्स हो सकता है। इस कारण से भी आइस गर्ल ये तांग संग की बातों को मान भी गई थी। इस मिरर को देखकर तांग संग भी अब ये माउंटेन से नीचे आने लगता है और ये एक गार्ड से पूछता है ये कहाँ पे जाकर आइटम को चेकआउट करा सकता है जो भी इसने लिया है। अभी जिस बिल्डिंग से तांग संग बाहर आया है यहाँ पे सिर्फ बिडिंग ही हो रहा था। इस आइटम के लिए पैसे कहीं और देने हैं और वो एरिया अरीना में है। बस वहाँ पर जाकर अपने सीट नंबर को शो करना होगा और तांग संग अपने आइटम के लिए पैसे दे सकता है और अपने आइटम को ले सकता है। तांग संग के साथ में जीरान भी है। जीरान भी कहता है इस बार मैं मास्टर लू को थैंक्स कहना चाहता हूँ। उनके ही कारण से इस बार हमारा रिलेशन भी काफी मजबूत हो चुका है। तांग संग इससे कहता है मैं 1 वीक तक अभी एंसेस्टर कोर्ट में रहूंगा फिर मैं कैरी सिटी में चला जाऊंगा। जीरान भी कहता है हम काफी सारे ब्लड को खरीद रहे हैं। एक बार हमारे पास काफी स्टॉक आ जाता है फिर हम मास्टर को कांटेक्ट करेंगे। जीरान तांग संग को इसका पैसा भी दे देता है जो कि टाइम एरो को सेल करने से मिला था और ये एक स्टोरेज बैग में देता है। ये स्टोरेज बैग भी काफी अच्छा है। तांग संग के पास जो स्टोरेज बैग है उससे तो ये काफी अच्छा है। इसमें ज्यादा आइटम भी अट सकता है। ये भी अपना रिलेशन तांग संग से काफी अच्छा करना चाहता है ताकि तांग संग के साथ में कोऑपरेट भी अच्छे से कर सके। इतने में यहाँ पर लायन मॉन्स्टर आ जाता है जो कि स्टार्टिंग में अनाउंसर का काम भी कर रहा था और ये यहाँ पे सीट नंबर 336 को ढूंढ रहा है। तांग संग इससे डिवाइन किलिंग सॉर्ड को भी खरीदा था। तांग संग इसे देखकर कहता है मैं हूँ जो नंबर 336 पे बैठा हुआ था। तांग संग अपने लाइगर पावर को शो करता है। यहाँ पे लाइगर का फ्लेम निकल कर साइन करता है। ये फील कर लायन भी काफी फेमिलियर पावर को फील करता है। तांग संग इसे कहता है मेरे पास गोल्डन लायन का म्यूटेटेड ब्लड लाइन है और ये ब्लड लाइन फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन है। तांग संग इसे अपना क्रिस्टल मिरर टोकन को भी शो करता है। ये देखकर लायन मॉन्स्टर भी काफी सरप्राइज होता है और ये भी इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकता। कंडीशन के अकॉर्डिंग तांग संग को इसके क्लाइंट में जाकर वहाँ पे डिवाइन किलिंग सॉर्ड का टेस्ट देना होगा तब जाकर ये डिवाइन किलिंग सॉर्ड भी तांग संग का हो सकेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।